हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है होम साइंस विद चार्ली में। या फिर हम लोग अब इसको होम साइंस विद चार्ली तो कहते ही हैं, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि होम साइंस के चैनल में जीके और जीएस वालों का भी स्वागत है ना। तो एक दिन मैंने आप लोगों से ऐसे ही डिस्कस मतलब थोड़ा सा जिक्र किया था मैंने कि हम लोग थोड़ा थोड़ा जीके जीएस भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। जो यूपीएचईएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आता है, जीडीसी का होता है उसमें भी आता है, जीआईसी का होने लगा है उसमें भी आ रहा है, डाइट का आपका जो होता है उसमें भी आता है। तो आप ये सोचिए कि हमारे खुद के एग्ज़ाम ऐसे 4 से 5 एग्ज़ाम मैंने आपको जो है काउंट करा दिए, जिसमें हमारे मतलब हमारे सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ-साथ ही थोड़ा बहुत जीके जीएस भी पूछा जाता है। और यूजुअली हमें थोड़ा जानना भी चाहिए, है ना? क्योंकि आपको तो पता ही है कि सीखने मतलब सीखने और सीखते रहना, ये दोनों चीज़ें हमेशा होती रहनी चाहिए हमेशा। तो सीखना सिखाना ये सब चलता ही रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब थोड़े-थोड़े क्वेश्चन हम लोग धीरे-धीरे किया करें। मान के चलिए 10 से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन। हफ्ते में 1-2 दिन थोड़ा-सा डिस्कशन कर लिया करेंगे तो हमारे एग्ज़ाम के लिए थोड़ा-सा सही भी रहेगा। और मैंने आपको बोला ही था कि ऐसे धीरे-धीरे करते रहेंगे तो हम कहीं न कहीं अगर 50% चीज़ें भी हमें याद रह जाएँगी तो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और इन एग्ज़ाम्स में जो आते हैं ना जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, या हम भी कहें जनरल नॉलेज के, वो बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं होते हैं। एक आप कह सकते हो कि बेसिक थोड़ा रहता है या बेसिक से थोड़ा ऊपर रहता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये मेनली तो वो सब्जेक्ट कंसर्न एग्ज़ाम होता है। तो इस वजह से अब ज़्यादा नहीं, हम लोग इसमें 30-30 क्वेश्चन हम लोग किया करेंगे। तो आप खुद देखना कि 30-30 अगर हम 10 दिन भी ऐसे करते हैं तो कम से कम 300 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, है ना? और ये क्लास आपकी डेली नहीं होगी, ऐसे हम लोग हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसे ही किया करेंगे, ठीक है? बट ये मैं फिक्स नहीं रख रही हूँ कि किस दिन करेंगे, क्योंकि आज देखिए जैसे शुरुआत कर दी है तो मान लीजिए संडे को टाइम मिलेगा तो संडे को कर लिया करेंगे। और कोशिश करूँगी कि संडे टू संडे ही हो, वरना बीच में आपका होम साइंस वाला जो है डिस्टर्ब हो जाएगा हम लोगों का। तो चलिए ये रहा हम लोगों का, और ये जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको बता ही दिया मैंने कौन-कौन से एग्ज़ाम के लिए ठीक रहेगा। बाकी अगर जीके जीएस और भी जिन जिन भी एग्ज़ाम्स में आते हैं उन सभी के लिए ठीक रहेगा। लेकिन हमारा यहाँ जो पढ़ने का पर्पज़ है वो यही सारे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? तो अब मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये सभी जितने भी एग्ज़ाम्स आपके एलटी ग्रेड है, यूपीएचसीएससी है, जीडीसी है, जीआईसी है और डाइट प्रवक्ता का भी एक एग्ज़ाम होता है उसके लिए, ठीक है? और बाकी आपका तो अभी हमारे मतलब हमारा जो होम साइंस का होता है एग्ज़ाम, उसमें तो अभी और कहीं नहीं पूछा जा रहा है, तो जैसे टीजीटी पीजीटी वगैरह है उसका नहीं पूछते हैं। बाकी तो आपको पता ही है। ठंड बहुत है भाई, हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी-सी कँपकँपाती हुई लग रही हो, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा जो है मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठंड आप लोगों को भी लग ही रही होगी और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है आज, थोड़ी-सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो चलिए हम लोग साथ में पढ़ेंगे, तबीयत तबीयत और ठंड दोनों चीज़ें भाग जाएँगी, है ना? तो एक कोटेशन आपको दिख रही होगी कि नेवर डिस्करेज एनीवन हु कंटिन्यूअली मेक्स प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्लो। बात सही है, ये दूसरे के ऊपर भी देखिए अप्लाई हो रही है और इसको हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि किसी को हमें डिस्करेज नहीं करना है और साथ ही साथ खुद को भी डिस्करेज नहीं करना, ठीक है? चाहे भले ही आप धीरे धीरे ही उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो, अपने थोड़े थोड़े एफर्ट्स डाल रहे हो, तो चाहे वो कितना भी स्लो आप चल रहे हो, चाहे कैसे भी, मत बस चलना ज़रूरी है। स्लो चल रहे हैं कि बहुत स्पीड में चल रहे हैं, वो कुछ मैटर नहीं करता है। तो इसको पढ़ के शायद आपको वो क्या कहते हैं, वो रैबिट और वो वाली टॉर्टोइज़ वाली कहानी आपको याद आ गई हो, खरगोश और कछुआ वाली। कितनी सही कहानी है ना? और उसको हम अपने रियल लाइफ़ में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आपको बस यही करना है। देखिए एग्ज़ाम की चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं लर्न कर सकते, ना सीख सकते हैं। और आपने जिन लोगों ने बीएड किया होगा या जो भी आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट, उसमें हम ये सीखते ही हैं कि एक डेफिनेशन है, आपको पता ही होगी लर्निंग वाली, कि लर्निंग ऐसी चीज़ है कि वो ग्रेजुअली होती है ना? धीरे-धीरे हम कोई भी चीज़ सीख पाते हैं। ये चीज़ आप अपने ऊपर देख सकते हो। एक टाइम रहा होगा कि चीज़ें नहीं याद रहती, लगता है अरे बाप रे! कैसे याद करेंगे? हमारे होम साइंस में अब आप लोग देख लो कि जो बी विटामिन वाला ग्रुप है, उसमें कितने सारे विटामिन्स हैं, उसके नाम हैं, उनसे डिफिशिएंसी वाले डिज़ीज़ हैं, उनको कौन-कौन से उनके सोर्सेज़ हैं। लेकिन अब वो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल एकदम से हमारे हैबिट में आ चुकी हैं। भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। B9 के जैसे कोई नाम लेगा तुरंत फॉलिक एसिड हम बता सकते हैं, है ना? तो उसी तरीके की चीज़ें हैं, तो आपको धीरे-धीरे सीखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा 25-30 क्वेश्चन हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे और उससे थोड़ी-थोड़ी हमारी तैयारी होती रहेगी, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है जीके जीएस के। तो देखिए, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ कोई हमें पीएचडी नहीं करनी है जीके जीएस में। बेसिक हमें थोड़ा-थोड़ा समझते जाना है और उतना समझना है कि जिससे हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकें और एग्ज़ाम में जब आए तो उसको हम थोड़ा-सा रिलेट करके वहाँ पे भी आंसर अपना कर पाएँ, ठीक है? यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है
तो आप वहाँ बता सकते हैं, अगर आपको वो पता है तो। गलत होगा सही होगा, क्योंकि जीके जीएस का जो सिलेबस है उसका कोई समझिए लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर कुछ गलती होती है या कुछ भी अगर वो होता है तो भड़कना नहीं है, ना कोई आर्गूमेंट करना है, आपको भी आंसर ढूंढ के लाके कॉमेंट बॉक्स में आपको भी बताना है। अगर मुझसे भी कुछ गलत होता है तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड यहाँ पे, चलिए तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। भारत में मतलब अधिक वर्षा होती है, इसके बाद भी इसको प्यासी धरती समझा जाता है। तो क्यों समझा जाता है? कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, या वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, या फिर डी आंसर पूछ रहे हैं सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हम लोगों का हो जाएगा वो है डी ऑप्शन, सभी, ठीक है। सभी क्यों है? क्योंकि ये तीनों बातें जो ऊपर कही जा रही हैं, ये तीनों बातें आपकी सही हैं। इस वजह से हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखते होंगे कि सिर्फ 3-4 महीने ही बारिश होती है, ठीक है, और पानी तेजी से बह भी जाता है, नदी वगैरह वो सारी चीज़ें, और इसके बाद वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। ये तीनों कारण ऐसे हैं कि जिनको हम इस वजह से भारत को प्यासी धरती समझा जाता है, ठीक है। अब आप सोचिए, नॉलेज एग्जाम का तो छोड़िए ही, कितनी मतलब अच्छी बात पता चली, कितना मतलब जान के अच्छा लग रहा है कि अच्छा भारत को ये भी समझा जाता है, ठीक है। अब तक तो हम यही जानते थे कि सोने की चिड़िया समझते थे, अब ये भी पता चल गया कि प्यासी धरती भी समझते हैं भाई इसको। चलिए दूसरा है, देखिए कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। शीत वर्षा की बात ये हो रही कि जब आपने देखा होगा कि ठंड में कभी कभी बारिश हो जाती है हम लोगों के यहाँ, तो वो क्यों होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी विक्षोभों से, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इंग्लिश में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभों से, या बंगाल की खाड़ी के मानसून से, या अरब सागर मानसून से, या लौटते मानसून से, ठीक है। तो ये जो आपकी ठंड में बारिश होती है वो इसलिए होती है पश्चिमी विक्षोभों से, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभों का मतलब ये है जो आपका भूमध्य सागर है वहाँ से कुछ हवाएं चलती हैं, तो उन हवाओं में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं, तो वो जब मतलब हवाएं चल के आती हैं तो उसकी वजह से यहाँ भारत में मतलब ठंड में कभी कभी बारिश हो जाती है। तो उसका ये बस रीज़न यही था कि उत्तरी मैदान मतलब हम लोग तो उत्तर भारत में ही रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ साथ में ही उसका एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए बहुत ज़्यादा करेंगे तो हम उलझ जाएंगे, और इतना हमारे पास समय भी नहीं है, इतना हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि बस इतना ही जानना है, समझ गए आप। फिर नेक्स्ट है कि कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है। कलकत्ता आप जानते ही होंगे, आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में पड़ता है। तो मोटर गाड़ियों का प्रदूषण, या शक्ति संयंत्रों का, या फिर लघु औद्योगिक इकाइयों का, या चमड़े के कारखानों का। तो कलकत्ता में वायु प्रदूषण का जो सबसे सर्वाधिक योगदान है वो है आपके लघु औद्योगिक इकाइयों का। मतलब वहाँ पर जो लघु उद्योग वगैरह चलते हैं, लघु औद्योगिक कारखाने चलते हैं, या वहाँ यूनिट्स चलती हैं, उनकी वजह से वायु प्रदूषण में बहुत ज़्यादा वहाँ पर वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। चिमनी वगैरह लगी होती हैं, बहुत सारे एयर फिल्टर वगैरह लगे होते हैं, तो वो क्या होता है, उनके जो क्या बोलते हैं आपके गैसेज होती हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो निकलती हैं उसकी वजह से वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में वहाँ पर होता है। फिर नेक्स्ट है कि प्रवाल भित्तियों को महासागरों का वर्षावन कहा जाता है। कारण दे रखा है, ये जैव विविधता के से अति संपन्न है, ठीक है। तो प्रवाल भित्तियां आपको पता है महासागरों में पाई जाती हैं, तो ये क्या है कि इनको महासागरों का वर्षावन कहा जाता है। कारण दिया है, ये जैव विविधता से अति संपन्न होती हैं, ठीक है। जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा जब आपने वो पढ़ा होगा यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर इन्वायरमेंट वाला यूनिट, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब सीधे यही कि जितनी भी स्पीसीज आपकी पाई जा रही हैं अर्थ पे, उन सभी चीज़ों से मिल करके जो पूरा एक बनता है, उसको उन सभी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी स्पीसीज, जितनी भी जातियाँ प्रजातियाँ, ठीक है, इस अर्थ पे सभी वो सब क्या है, आपकी बायोडाइवर्सिटी है। तो इनका जो रीज़न यहाँ पर जो आंसर सही होगा हमारा, वो ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में भी थोड़ा आप लोगों के लिए हाई लेवल का होगा, बट कोई हाई लेवल नहीं है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे हम इसको भी सीखते जाएंगे। बस आपको पेशेंस रखना है, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, पेशेंस भी रखना है, और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में, ठीक है, तो कहाँ पर सबसे कम वर्षा की बात हो रही है? कोलकाता है, मंगलौर है, चेन्नई है, दिल्ली है। तो सबसे कम वर्षा जो होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून में, वो चेन्नई में आपकी सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, सी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैं आप लोगों को एक बार मैप दिखा दूं, कि जिसमें मतलब आपको पता चल जाए कि कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन में है ना, तो उससे आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगी। आप ये बताना मुझे, तो मैं आप लोगों को एक दिन मैप, थोड़ा सा हल्का सा मैप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ा हमें आइडिया पता चल जाएगा आप लोगों को, तो आंसर आपको समझ आए। ऐसे में भी आपको ना समझ में आ रहा हो कि दक्षिण पश्चिम मानसून वाली बात, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा एक क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है,
किसकी खेती अभीष्ट यानी कि आइडियल होगी। पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो और क्षेत्र कैसा है, पहाड़ी हो, और वहाँ पर ऐसी कौन सी ऐसी फसल है जिसकी खेती बहुत अच्छी होगी। सन यानी कि जूट है, कपास यानी कि कॉटन है, चाय यानी आपको पता है टी है, मक्का यानी कि मेज़ है आपका। तो ऐसी बारिश जो जहाँ पे होती है, मतलब ऐसा क्षेत्र हो, ढलाव पहाड़ी क्षेत्र हो, बारिश हो ऐसी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हो, वहाँ पर आपकी चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती हो। चाय की खेती आपको पता है कि असम राज्य में अच्छी मात्रा में होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तरी पूर्वी मानसून का मतलब बता रहे हैं कि उत्तर और पूर्वी मानसून जब आता है, यानी कि उत्तर की तरफ से और पूर्व की तरफ से जब मानसून बनता है, तो वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा कौन, मतलब कहाँ, किस राज्य में होती है आपकी। तो वो आपकी असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में। तो ये आपकी सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में, ठीक है। ये हो गया आपका तमिलनाडु, यानी कि सी आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, सीधी सी बात ये है, कौन सा स्थान। बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, लेह है। तो आपका बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ये सभी आपके राजस्थान में पड़ता है। तो आपको लगेगा कि राजस्थान में तो कम वर्षा होती ही होती, लेकिन सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है तो जो आपका लेह है, लेह में सबसे कम वर्षा होती है आपकी। समझ गए आप। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की किन झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, यानी कि जम्मू और कश्मीर में कौन सी झील स्थित है आपकी। फुलहर झील है, कोलेरू झील है, अंचार झील है या हमीरसर झील है। तो इसमें जो आपकी अंचार झील होती है, ये आपकी अंचार झील कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। ये देखिए सी आंसर यहाँ पे भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर है कि निम्न में से भारत की निम्न झीलों में से कौन असीम में अवस्थित है। असीम नहीं, यहाँ पर असम होगा आपकी, एक सेकेंड, कौन सा क्या आंसर होगा इसमें, असीम होगा, असम बोलेंगे इसको। असम राज्य में कौन सी स्थित है आपकी, असम राज्य में कौन सी है, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए हमीरसर झील है, कोलेरू झील है, सला झील है या चपनाला झील है। तो जो आपकी चपनाला झील है ये आपके असम में स्थित है, ठीक है। असम आपका एक पूर्वी राज्य है, ठीक है, जो पूर्वी भारत में पड़ता है। तो ये आपकी यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, चपनाला झील। चिल्का झील आपकी कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में। तो ये आपकी जो चिल्का झील है ये आपकी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। सी आंसर यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है, मतलब कि कौन सही से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पास दिया, पास यानी कि दर्रा, आपने शायद नाम सुना हो। दर्रा एक ऐसा पास होता है जो पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाया जाता है, उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको पास बोला जाता है। तो यहाँ पर एक जैसे देखिए लिखा है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। तो कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा दर्रा या कौन सा पास किस स्टेट में है, बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका बोमडिला है, तो जो आपका बोमडिला पास है वो अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ये बात सही है। जो नाथुला आपका है वो भी सिक्किम राज्य में है, ठीक है। लेकिन जो आपका भोर घाट है वो हिमाचल प्रदेश में, और जो पाल घाट है वो केरल में। तो इनसे पूछ रहे हैं कि सुमेलन नहीं है, मतलब कि कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो जो आपका बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये बात सही है। नाथुला सिक्किम में, ये भी सही है। पाल घाट भी आपका केरल में, ये भी सही है। लेकिन जो भोर घाट है ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये किसी दूसरे स्टेट का दर्रा है आपका, ये इस वजह से हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा वही मैच करने वाली ही बात है। ये आपके दर्रे दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, ये आपके दर्रे हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से दर्रे हैं और ये इधर आपका स्टेट है। तो हमें ये देखना है कि कौन से स्टेट में कौन सा दर्रा पाया जा रहा है। तो जो आपका सिपकिला है, तो सिपकिला आपका बिल्कुल अरुणाचल, यहाँ हिमाचल प्रदेश का है। जो आपका लिपू लेक दर्रा है ये आपका उत्तर प्रदेश ना होकर के ये उत्तराखंड में पाया जाता है, यानी कि यूके में, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, यूके, यानी कि ये आपका जो लिपू लेक दर्रा है वो उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम में है, और जो आपका जोजिला दर्रा है वो आपका कश्मीर में है। इस वजह से खाली बी आंसर यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कौन सा, बी आंसर करेक्ट नहीं होगा, यानी क्यों, क्योंकि लिपू लेक दर्रा जो आपका है वो आपका यूके में पाया जाता है, ना कि यूपी में, ठीक है। अब इसमें भी देखिए कौन सा सुमेलित नहीं की बात कर रहे हैं। तो जो आप देखिए क्या कहते हैं, जो नाथुला दर्रा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नाथुला हमारा सिक्किम में पाया जाता है। तो यही ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है ये सही, मतलब इसमें नहीं पूछ रहे हैं ना, तो जो आपका ए वाला है वो जो है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी हमने पढ़ा कि वहाँ बोमडिला दर्रा पाया जाता है, ठीक है। लिपुलेख आपका उत्तराखंड में ही है, रोहतांग भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, और पाल घाट भी आपका केरल में ही है, ठीक है। और लिपुलेख आपका उत्तराखंड में ही है, लेकिन ये जो नाथुला है ये आपका सिक्किम में पाया जाता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है।
तो आप बताइए कि जो लेह है आपका, लद्दाख, जो लेह लद्दाख क्या बोलते हैं, लेह आपका लद्दाख में ही पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर से क्या बोल रहे हैं, लेह जाने का रास्ता है, तो लेह जाने का रास्ता जम्मू कश्मीर से होते हुए पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में जो आपका दर्रा पाया जाता है वो पाया जाता है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला। इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिपकिला आपको पता ही है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में पाया जा रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आज हम लोग दर्रा के बारे में लग रहा है पढ़ रहेंगे, सारे दर्रे हमें याद हो जाएंगे। देखिए पर्वतीय दर्रा यहाँ पे भी पूछ रहे हैं। तो देखिए जो आपका माना दर्रा होता है वो पाया जाता है, मतलब वो उसका रास्ता है अरे वहाँ आपकी यूपी यानी उत्तराखंड में। फिर नाथुला आपका है सिक्किम में। फिर जोजिला आपका है जम्मू कश्मीर में। ये जोजिला से आप जैसे जोजिला जैसे जम्मू कश्मीर आप दिमाग लगा सकते हैं। और सिपकिला जो आपका है वो आपका है हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए हमने चारों मैच कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है आज ये आपको बहुत ही बकवास और बहुत ही बोरिंग या बहुत ही टफ चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन यकीन मानिए एक समय था जब मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत ही बकवास और बहुत टफ लगती थी। लेकिन धीरे धीरे करते 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 आप थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करिए, है ना। क्योंकि देखिए जब आप हर तरह से मेहनत करेंगे तो आप हर तरह की चीज़ें आपके हाथ में होंगी, है ना। और आप मान के चलिए लोगों को लगता है जीआईसी में नहीं होता है, एलटी में कुछ नंबर से रह जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाने में ये सब मदद करेंगी। ठीक है, तो आप धीरे धीरे इसको याद करिए, याद नहीं करना, आप धीरे धीरे बस आप इसको देखते जाओ। ऐसा देखते देखते आपके ना दिमाग में जाकर के ये फिट होता जाएगा। और जैसा कि आपको कहा गया कि लर्निंग आपकी देखिए ग्रेजुअली होती है, आप स्पीड में कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी हमने पढ़ा कि सिक्किम में स्थित है, आपको पता ही है। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपके जीआईसी प्रवक्ता 2014 में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस प्री जो जीएस होता है उसमें भी पूछा गया है। तो आप मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि आप देख सको कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, मैं कोई हवा में लेके नहीं आई हूँ। जो इतने भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं यूपीपीएससी के एग्जाम होते हैं जो वहीं से उठा उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। और यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जीआईसी प्रवक्ता का ये पूछा गया एग्जाम है, मतलब क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नांकित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? साइबेरियन सारस, साइबेरियन पक्षी आप जानते ही होंगे, सारस वाला। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। तो ये जो इनके लिए सबसे प्राकृतिक आदर्श निवास है वो कहाँ पर? असम में है। ठीक है, असम में इनको रहने के लिए मतलब बहुत अप्रोप्रिएट प्लेस है इनके लिए। फिर है कि विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड स्थित है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है कहाँ पर है, गुजरात में है। तो बस एक नंबर यही आपका क्वेश्चन आ गया। अगर एक नंबर बहुत आसानी से आपको मिल सकता है विदिन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ही तो आप उस जो है गोला भर देंगे भाई एग्जाम में, आपको याद रहेगा तुरंत आप कर दी, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगाना है। फिर है कि चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो चौराबड़ी ग्लेशियर आपकी जो है जो केदारनाथ मंदिर है वो उसके उत्तर में स्थित है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किस पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो आपके होते हैं वो ये जो आपके क्या कहते हैं तट होते हैं, तट यानी कि समुद्री तट जो होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं जो, उनके किनारों पर ज़्यादातर मात्रा में ही पाया जाता है। और इनकी ये बहुत खासियत होती है कि ये क्या करते हैं, बहुत पहली चीज़ तो बहुत सारे जो आपका ये कार्बन होता है, बहुत सारे कार्बन को ये अपने अंदर सिंक कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो जड़ें होती है वो पानी में होती हैं, तो इनकी आप ये इनकी जड़ें पानी में रहने के बाद भी वो सड़ती वरती नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही मतलब बेनिफिशियल और बहुत ही अच्छे वन होते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन जो होते हैं, तो जो मैंग्रोव वन होते हैं नदी के डेल्टाओं पे भी पाए जाते हैं आपके। ठीक है, तो जो आपकी जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का आपने नाम सुना होगा, ये बहुत सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है आपके, आपने उसका नाम सुना होगा शायद, क्या बोलते हैं, चलिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको सीधे ये देखना है कि सबसे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कौन सी डेल्टाओं पर। तो जो आपकी गंगा नदी है और जो आपकी सुवर्ण रेखा नदी है, इन डेल्टाओं पर मैंग्रोव वन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 और 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी आंसर। ठीक है, मैंग्रोव वन की फोटो मैं दिखा दूंगी आपको, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपने पहले कभी सुना होगा मैंग्रोव वन के बारे में। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम यहाँ छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहेंगे। ठीक है, तो हमें आंसर यहाँ पर सीधे करेक्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित मतलब ये जो सुवर्ण रेखा और गंगा नदी डेल्टाओं पर जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए तेल शोधनाएं, यानी कि जो ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, जहाँ पर मतलब ऑयल की रिफाइन करके ऑयल सब जगह एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, तो नूनमती नाम की एक जो ऑयल रिफाइनरी जो कहाँ पाई जाती है आपकी, वो आप पाई जाती है आपके असम राज्य में। ठीक है, और जो आपकी कोयली है, कोयली आपकी पाई जाती है गुजरात में। और मैंगलोर है आपका, मैंगलोर ऑयल रिफाइनरी कर्नाटक में पाई जाती है, और जो पानीपत है वो आपके हरियाणा में। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पर एक का थर्ड देखिए सिर्फ एक है, डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन बन गए, अगर आप देखो तो 4 क्वेश्चन बन गए आपके। फिर देखिए रोहतांग दर्रा अवस्थित है, अगर आप लोग मनाली या फिर गए होंगे तो आपको पता होगा कि ये आपका रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
ये मनाली से आई थिंक 50-52 किलोमीटर दूर जाने पे मतलब मिलता है। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर है कि सन 2006 में नाथुला दर्रा जो आपका सिक्किम में था, निम्न देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया है। वे हैं भारत और, तो किसके बीच व्यापार के लिए खोला गया है? तो भारत और चीन के बीच खोला गया। इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, या जल चक्र पर, या तापक्रम पर। तो वर्षा की मात्रा जो निर्भर करती है वो आपके वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, आपके वायुमंडल में जितनी नमी रहेगी, जितनी वाटर वेपर्स की मात्रा रहेगी, उसी हिसाब से बारिश आपकी होगी। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे बहुत जोर से लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली, लेकिन वो 2 मिनट होती है फिर वो बंद हो जाती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि उसमें जलवाष्प की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इस वजह से जो वाटर वेपर्स की चीज़ें मतलब वाटर वेपर्स की मात्रा कम रहेगी तो बारिश कम ही हो पाती है। ठीक है, फिर है कि भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? असम में, पश्चिम बंगाल में, या महाराष्ट्र में, या केरल में? तो ये देखिए आपके केरल में सबसे पहले पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जो अरब सागर है, अरब सागर से जो मानसून उठता है तो सबसे पहले वहां पर केरल राज्य में ही बारिश होती है, क्योंकि आपका केरल जो है अरब सागर वाले डायरेक्शन में स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2014 में एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। अभी हमने पढ़ा था ना क्वेश्चन की क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ से शीत ऋतु में क्यों वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा होती है मतलब ठंड में वर्षा कब क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो वही पूछ रहे हैं कि जब पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है तो वो क्रम से किस डायरेक्शन में होती है? तो पश्चिम की तरफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा पश्चिमी विक्षोभ का मतलब क्या है? पश्चिम डायरेक्शन से हवा आ रही है। ठीक है, तो उसी उधर से ही जलवाष्प की मात्रा पश्चिमी डायरेक्शन से ही आ रही है, तो जाहिर सी बात है जो वर्षा होगी वो पश्चिम की तरफ से ही होना शुरू होगी। तो वो वर्षा धीरे धीरे कम होती जाती है, किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, क्योंकि भाई वो जो जलवाष्प की मात्रा आ रही है, हवा आ रही है, वो पश्चिमी डायरेक्शन से आ रही है, पश्चिम से, वेस्टर्न से। तो धीरे धीरे जाहिर सी बात है जब उधर से हवा आएगी तो उसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पर वो धीरे धीरे पश्चिम दिशा में बारिश करते करते आगे जब बढ़ेगी तो जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी ना। तो इस वजह से जब पूरब की एरिया में बारिश आएगी तो वो मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ रहा होगा, बट मुझे पता है कि बिल्कुल हो सकता है कुछ लोगों को कुछ ही ना समझ में आ रहा, बट आप लोग देखना, थोड़ा थोड़ा देखना, मन होगा तो देखिएगा, नहीं तो ठीक है। लेकिन जो लोग हायर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एलटी ग्रेड की कर रहे हैं उनको तो भाई देखिए पढ़ना ही चाहिए, बिल्कुल उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पूरे आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उसमें से आप 15 भी करके आएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। फिलहाल भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? मानसून की उत्पत्ति यानी कि जब बारिश का मौसम आने वाला होता है तो कौन सी हवा चलती है जिसकी पवन के द्वारा ये मानसून की उत्पत्ति होती है? दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी पूरब, उत्तर पूरब, या उत्तर पश्चिम? तो जो आपकी दक्षिण पश्चिम पवन होती है वहां से जब यानी कि अरब सागर से जो मानसून उठता है वहां से आपके भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। फिर वहां केरल में सबसे पहले बारिश होती है, फिर उस तरीके से करते होते होते फिर हमारे यूपी और बिहार यहाँ तक पहुंचती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आ गया, फिर से दर्रा आ गया, कितने सारे दर्रे हैं हमारे पास। फिर देखिए यहाँ पर है तो क्या कहते हैं आपका जो नाथुला दर्रा है, नहीं, हाँ, जो आपका नाथुला है वो है आपका सिक्किम में। ठीक है, और जो आपका नीति दर्रा पड़ता है वो पड़ता है आपका उत्तराखंड में, और सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में, और बनिहाल आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर वाले में थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, तो आप देखो ये तीनों मुझे पता था, मैंने उसको मैच कर लिया, तो बनिहाल वाला अपने आप से मैच हो गया। ये एक तरीका है, आप कह सकते हो थोड़ा सा मैच करने का। तो हमारा ए ऑप्शन का सेकंड वाला हो जाएगा, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, चलिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, और इतने ही बहुत है, हो सकता है आप लोग इतने में ही घबरा गए हो, है ना। कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं, बस आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक धैर्य रखना और अपने आप से कमिटमेंट रखनी, हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब आप करने की चाहत रखेंगे तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आप देखो दुनिया में लोग क्या-क्या कर रहे हैं, है ना? बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं आप लोगों को एक दिन बता नहीं पाई, वीडियो नहीं बना पाई मैं, लेकिन एक दिन मैं वीडियो बनाऊँगी और आपको उन लोगों को दिखाऊँगी भी। आप लोग उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ उनको। मतलब वो वीडियो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी मुझे वो बहुत पसंद है। एक लड़की है, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को जल्दी ही, और मिलवा तो नहीं सकती बट हाँ, दिखा दूँगी, तो आप लोग खुद से भी उनकी वीडियोज़ और उनकी सारी चीज़ें, उनकी बातें आप सुन सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बताइएगा, थोड़ा बहुत तो मज़ा आया ही होगा, ऐसे ही मज़ा आएगा, नई नई चीज़ों से खेलते रहना चाहिए ज़िंदगी में, और कुछ है नहीं। और आप जैसे जैसे नई चीज़ों से मिलेंगे, नई नई चीज़ों से खेलेंगे, जूझेंगे, लाइफ आपकी उतनी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग बनी रहेगी, एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मोटिवेट भी रहेंगे कि हाँ हम कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, है ना।
कभी भी एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम लोग मिलेंगे शाम वाली क्लास में अपनी होम साइंस के, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।